तो सादा ही टॉपिक क्लास में जो भी क्लास 10वीं स्टूडेंट है उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम करेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर है मानव नृत्य तथा रंग बिरंगा संसार। इसके नोट्स करेंगे और जो भी आपके रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो हर बार से में पूछे जाते हैं वो करेंगे। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देख लेना। कोई डाउट हो कमेंट में लिख देना और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और पता है कि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक करना ताकि आप मोटिवेशन बढ़े। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड्स भी देख ले और इसमें से जो भी आए वो आपके फ्रेंड्स भी कराए। ठीक है, करते वीडियो स्टार्ट। ये है मानव नृत्य तथा रंग बिरंगा संसार साइंस का चैप्टर क्लास 10th का। तो पहली चीज़ मानव नेत्र। मानव नेत्र होता क्या है? मानव नेत्र एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो हमें दुनिया को देखने में मदद करता है। ठीक है, संसार को देखने में मदद करता है और उसकी संरचना और कार्य प्रणाली को आगे हम समझेंगे। ठीक है, आपका जो नेत्र होता है मानव नेत्र यानी आँख, वो इस तरीके से आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो मानव नेत्र की जो संरचना होती है उसमें कुछ भाग शामिल होते हैं जो मानव नेत्र को पूर्ण करती है, जैसे कि कॉर्निया। तो कॉर्निया होती क्या है? यहाँ पर देख सकते हो ये आपकी कॉर्निया होती है इस तरीके से नीचे वाली। ठीक है, तो ये आपकी कॉर्निया होती है, ये जो आपका लाल से दिखाया हुआ ये कॉर्निया। तो कॉर्निया एक नेत्र का बाहरी भाग होता है जो प्रकाश को नेत्र में प्रवेश करने देता है, यानी कॉर्निया का कार्य होता है प्रकाश को नेत्र में प्रवेश करने देना। ठीक है, उसके बाद है आइरिस। आइरिस क्या होता है? यह नेत्र का रंगीन भाग होता है, यानी रंगीन भाग आइरिस। इसका कार्य क्या होता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, कि आंख में कितनी प्रकाश की मात्रा जाएगी वो कार्य आइरिस करता है। उसके बाद पुतली। पुतली क्या है? यह नेत्र का केंद्रीय भाग होता है। ठीक है, जो प्रकाश को नेत्र में प्रवेश करने देता है, जो प्रकाश होता है उसको नेत्र में प्रवेश करने का कार्य कौन करता है? पुतली। अब पुतली क्या होती है? तो जो बीच की काली काली होती है ना, कि यहाँ पे आपने देखा होगा आँख के बीच में जो काला सा होता है डॉट सा, वही आपकी पुतली होती है। उसका कार्य प्रकाश को नेत्र में प्रवेश करने देना। उसके बाद लेंस। लेंस क्या होता है? यह नेत्र को एक पारदर्शी, दोस्तों पारदर्शी भाग है जो प्रकाश को फोकस करता है। ठीक है, उसके बाद रेटिना। रेटिना होती क्या है? तो रेटिना यह नेत्र का अंदरूनी भाग होता है जो प्रकाश को संवेदनशील करता है। ठीक है, यह कुछ संरचना थी जो हमने आपको बता दी। उसके बाद है मानव नेत्र की कार्य प्रणाली। कि मानव नेत्र की कार्य प्रणाली क्या है, यानी मानव नेत्र करता क्या है? मानव नेत्र आपका प्रकाश का प्रवेश करता है, यानी कि जो प्रकाश होता है वो नेत्र में कॉर्निया से प्रवेश करता है। यानी कॉर्निया कार्य क्या होता है? प्रकाश को अंदर प्रवेश करने देना। ठीक है, तो प्रकाश का प्रवेश करता है। प्रकाश का फोकस, यानी जो पास लेंस होता है उसके फोकस किया जाता है। ठीक है, प्रकाश को। और प्रकाश का संवेदनशील, यानी जो रेटिना पर पड़ता है तो संवेदनशील होता है। जब भी प्रकाश रेटिना पर पड़ता है, ठीक है, तो प्रकाश संवेदनशील होता है। सिग्नल का संचरण, ये जो सिग्नल होता है, ठीक है, वो ऑप्टिक तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क में संचारित किया जाता है। जो भी हम देखते हैं, जो भी सिग्नल हमें मिलता है वो मस्तिष्क तक जाता है। ठीक है, ये होता है, यही कुछ था। उसके बाद नेत्र। नेत्र की एक सिंपल सी परिभाषा समझते हैं वो देखते हैं। तो इस तरीके से आपका नेत्र यहाँ पे आपने देखा होगा, आपकी बुक में भी है, बुक से ही कट लिया गया। तो यह एक मूल्यवान अंग है, जो आपका नेत्र है एक मूल्यवान अंग होता है, महत्वपूर्ण, जो हमें संसार और संसार के रंगों को देखने में मदद करता है। यदि हमारे पास नेत्र नहीं होंगे तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे और वह किस रंग की है, किस आकार की है, जान नहीं पाएंगे। ठीक है, अब जो नेत्र होता है वो एक कैमरे की तरह होता है। ठीक है, उसमें रेटिना या रेटिना कह लो या दृष्टिपटल, बात एक ही है। ठीक है, रेटिना या दृष्टिपटल। अब दिखाते पहले आपको दृष्टिपटल होता क्या है। यहाँ पे आप देखोगे ये होता है, यहाँ पे पतली सी आपको एक दिख रही होगी लाइन सी, लाल लाल सी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो छोटी सी पतली सी लाल, यही आपकी होती है दृष्टिपटल। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है कि लेंस निकाय एक आपकी पर्दा होता है। मान लो जो रेटिना होता है एक तरह का पर्दा होता है जो आपके दृष्टिपटल हम कहते हैं, ये प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, इस पर प्रतिबिंब बनता है, जैसे हम थिएटर में देखा होगा पर्दा था, सेम वैसे ही एक पर्दा होता है जिसपे आपका प्रतिबिंब बनता है। क्लियर। उसके बाद है कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। कॉर्निया स्वच्छ मंडल होता है जो प्रकाश की पतली झिल्ली होती है जो नेत्र में प्रवेश करता है, और झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। यानी जब भी पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करते हैं, जब भी कोई प्रकाश होगा वो हमारी नेत्र में प्रवेश करेगा तो वह कॉर्निया एक पतली सी झिल्ली होती है जिसका नाम कॉर्निया दिया गया। ठीक है, तो झिल्ली में से प्रवेश होकर हमारे आँख में जाएगा प्रकाश। ठीक है, तो वो जो झिल्ली होती है उसका नाम कॉर्निया होता है। अब ये इससे हम स्वच्छ मंडल, ठीक है, तो इसे हम एक स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। तो दिखाते हैं कॉर्निया कहाँ पे है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे पतली सी है, दोस्तों पतली सी होगी, बस यहाँ पे देखो ये है कॉर्निया। ठीक है, तो ये वाली आपकी है कॉर्निया यानी स्वच्छ मंडल। उसके बाद नेत्र। नेत्र की जो आकृति होती है लगभग गोलाकारी होती है और जो 2.3 सेंटीमीटर की होती है, उससे ज़्यादा लंबी नहीं होती आपकी आँख से, उससे ज़्यादा सेंटीमीटर का नहीं। परितारिका। परितारिका होती है कॉर्निया के पिछला एक संरचना है। जो परितारिका होती है यह कॉर्निया के पिछले वाले एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है। डायफ्राम होता है जो पुतली होती है ना, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है कि पुतली का साइज कितना होना चाहिए, और पुतली जो नेत्र है में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करती है। जितना प्रकाश जाएगा कितना जाएगा वो परितारिका नियंत्रित करती है। ठीक है,
तो परितारिका क्या होती है, तो यहाँ पे हम दिखाते हैं। कोई परितारिका इस तरीके से होती है। यहाँ पे एक आपने देखी सी होगी कि लंबी सी, मान लो इस तरीके से एक स्केल सा होगा, ठीक है। परितारिका ये होता है। यहाँ पे दोस्तों ये रहा, ठीक है। तो परितारिका आपका ये होता है। यहाँ पे दोस्तों ये एरो से आपको दिखाया भी हुआ है परितारिका, ये समझ गया। उसके बाद है अगला अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस क्या होते हैं, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा या वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। नहीं, जब भी अभिनेत्र लेंस क्या होगा, उसमें जो रेटिना पर किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा या फिर वास्तविक बनेगा, ठीक है। अभिनेत्र लेंस का ये कार्य होता है। तो याद रखो कुछ इस तरीके से ये आपका है। उसके बाद है रेटिना। रेटिना क्या होता है, रेटिना को आपको बताया एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है आपकी रेटिना, जो एक प्रकाश सुग्राही कोशिका, इसे हम प्रकाश सुग्राही कोशिका भी कहते हैं, जो कि आपके जो सिग्नल्स होते हैं, विद्युत सिग्नल्स, ठीक है, जो भी सिग्नल्स आपको मिलते हैं उसे दिमाग तक पहुंचाता है। समझिए। इससे सरल भाषा में सामंजस्य क्षमता। असमंजस्य क्षमता समझती है मानव नेत्र की, तो सामंजस्य अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण आप फोकस दूरी को समायोजित करते हैं। सरल शब्दों में समझे तो फोकस दूरी को समायोजित करना सामंजस्य कहलाता है, ठीक है। और जो किसी भी वस्तु को आराम से और स्पष्ट रूप से देखने के लिए आपको जो नेत्र की दूरी होगी कम से कम 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा दूरी नहीं होगी आपके वस्तु की, ठीक है। जहाँ 25 सेंटीमीटर तक की ही आप वस्तु को देख पाएंगे क्लियर, स्पष्ट रूप से, ठीक है। देखते हो सुस्पष्ट देखने के लिए। उसके बाद आपके निकट बिंदु और दूर बिंदु होते हैं। निकट बिंदु दूर बिंदु होता क्या है, तो निकट बिंदु वह न्यूनतम दूरी होती है जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के आप देख सकते हो। यानी कहते इसमें हम समझे कि आपके यानी जितना पास हो सके उतने पास तक हम उस वस्तु को दे सकें। मान लो कि आप यहाँ पे हो, ठीक है, आप हो ये पी यानी यहाँ पे आपकी वस्तु है क्यू। अब इतनी पास हो आपकी वस्तु आपके आंखों से कि आप उसे एकदम क्लियर देख सको, ठीक है, आपके पास रखी हो, वे होती है निकट बिंदु, ठीक है, जब स्पष्ट रूप से देख सकें। और दूर बिंदु वो होती है कि जिसे आप कोई भी वस्तु, मान लो क्यू वस्तु है, इससे आप कितनी दूरी तक देख सकते हैं, यानी दूर जितनी खड़ी है। यानी मान लो कि आप सामने खड़े हो, आपकी बहुत दूर एक फोटो है या फिर कोई मंदिर, कोई घर, कुछ भी है, ठीक है, आप उसे क्लियर पढ़ पाते हो, उस पर जो लिखा है बोर्ड पे आप क्लियर लिखा है वो पढ़ पाते हो, तो आपका दूर बिंदु होगा। और वो जो दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर तक ही होता है, 25 सेंटीमीटर तक आप उसे देख सकते हो, उतनी दूर तक की वस्तु, क्लियर। उसके बाद मोतियाबिंद। मोतियाबिंद होता क्या है, मोतियाबिंद एक समस्या होती है, एक अवस्था होती है। जब भी आँख में जो आपका क्रिस्टलीय लेंस होता है, सभी के अंदर एक क्रिस्टल लेंस आँख के अंदर, जो वो क्रिस्टल लेंस धुंधला हो जाता है, धुंधिया कलर का हो जाता है, ठीक है, जब आपने देखा होगा खराब होना धुंधिया, तो वो मोतियाबिंद के कारण होता है, उसे हम मोतियाबिंद कहते हैं उस अवस्था को, क्लियर। उसके बाद पढ़ेंगे दृष्टि दोष और उनका संशोधन। यानी दृष्टि दोष होता क्या है और उसको संशोधन है, उसे कैसे ठीक करें। तो दृष्टि दोष आपकी एक प्रकार की समस्या होती है, ठीक, प्रकार की प्रॉब्लम होती है जो आपकी दृष्टि से प्रभावित होती है, यानी आपके नेत्र से संबंधित होती है, ठीक है। इसमें आपको देखने में बाधा उत्पन्न होती है, दिख से आप नहीं देख पाते सही तरीके से, और इसी दोष को संशोधन करने के लिए हम इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं कि कैसे हम इसे ठीक करें, ठीक है। तो पहली चीज दृष्टि दोष है वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहले निकट दृष्टि दोष, दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा जरा दूर दृष्टि। अब इन तीनों की डेफिनेशन और इसके संशोधन करने के तरीके समझते हैं। आप देखो ध्यान से डायग्राम के साथ। तो देखो निकट दृष्टि दोष होता क्या है, तो यहाँ पे आप देखोगे पहले निकट दृष्टि दोष, ये रहा निकट दृष्टि दोष, ये होता क्या है, तो निकट दृष्टि दोष होता है कि जो निकट दृष्टि दोष होता है उसे हम निकट दृष्टिता भी कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में कोई वस्तु, निकट रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकते हैं, एकदम क्लियर देख सकते हैं, लेकिन जो दूर की वस्तु होती है, दूर जो चीज़ होती है उसे क्लियर नहीं देख सकता। यानी निकट दृष्टि दोष में होता है क्या, निकट की वस्तु दिखती है, पास की वस्तु दिखती है, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती, होता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो ये होता है, उससे दोषयुक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु को तो प्रतिबिंब में साफ दिखता है, लेकिन पास रखी जो वस्तु है तो आप साफ देख सकते हो, लेकिन दूर रखी वस्तु को साफ नहीं देख सकते, वो होता है, ठीक है। उसके बाद इस दोष के उत्पन्न होने कारण कि दोष उत्पन्न क्यों होता है, तो अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता होती है उसका अत्यधिक होना, यानी जो आपकी आंख में वक्रता होती है उसका अत्यधिक होना, और जो नेत्र का गोलक है उसका लंबा हो जाना, इन 2 कारण की होती है, ठीक है। तो ये निकट दृष्टि दोष होता क्यों है, एक चीज़, पहला रीजन वक्रता का अत्यधिक होना, नेत्र में जो वक्रता होती है वो अत्यधिक लंबी हो जाती है, ठीक है, अत्यधिक हो जाती है, और नेत्र का जो गोलक है वो लंबा हो जाता है, ठीक है। इस कारण ये उत्पन्न होता है निकट दृष्टि दोष। इसको ठीक कैसे करें, तो इसको ठीक करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं, इससे हम साफ तरीके से दूर की वस्तु भी देख सकते हैं, ठीक है, अवतल लेंस के जरिए, यानी अपसारी लेंस के जरिए, ठीक है। यह एक समतल अवतल लेंस है जो वस्तु के प्रतिबिंब को वापस दृष्टि पटल पर ले जाता है, वो सही तरीके से हमें दिखा देते हैं। ये होता है आपका
निकट दृष्टि दोष, ठीक है, इसे अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। अब उसके बाद देखते हैं दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष को हम दूर दृष्टिता भी कहते हैं, ठीक है, दूर दृष्टिता भी कह सकते हैं। इसमें होता क्या है कि हम किसी भी दूर रखी हुई वस्तु को तो हम साफ देख सकते हैं, जो भी दूर है वस्तु आपकी उसको तो आप स्पष्ट देख सकते हो, लेकिन जो आपके निकट है, पास रखी है, उससे आप सही रूप से नहीं देख सकते, ठीक है। तो होता है दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है, सुस्पष्ट नहीं देख पाते, सही से नहीं देख पाते, ठीक है। ये है दूर दृष्टि का मतलब है कि दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखती है, पास की साफ नहीं दिखती, ठीक है, ये होता है। और इसमें दूर कितनी रखी है, कितनी दूर तक हम देख सकते हैं साफ, 25 सेंटीमीटर की दूरी तक हम साफ देख सकते हैं, उसके बाद हम साफ नहीं देख पाएंगे। ये है, ये उत्पन्न क्यों होती है, इन जो आपका दीर्घ दृष्टि दोष है वो उत्पन्न क्यों होता है, वो इसलिए उत्पन्न होता है कि जो नेत्र का गोलक होता है वह छोटा हो जाता है, ठीक है। जब नेत्र का गोलक छोटा होगा तो दीर्घ दृष्टि दोष होगा, ज़्यादा लंबा होगा तो निकट दृष्टि दोष होगा, ठीक है। तो ये दो कारण समझ लो। और जो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वह अत्यधिक हो जाती है, अभिनेत्र लेंस की जो आपका अभिनेत्र लेंस है उसकी जो फोकस दूरी है वह दूरी, जो फोकस दूरी है ना आपकी लेंस की जो फोकस दूरी है वह अत्यधिक हो जाना है, बहुत अत्यधिक हो जाती है दूरी, ठीक है, इसलिए वो उत्पन्न होती है आपका दीर्घ दृष्टि दोष। इसको ठीक कैसे करें, तो इसको ठीक करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं, यानी अभिसारी लेंस का प्रयोग करके हम इस दीर्घ दृष्टि दोष को खत्म कर सकते हैं, ठीक है, ये बोला गया है, क्लियर। उसके बाद है जरा दूरदृष्टि। अब जरा दूरदृष्टि क्या होता है, दूरदृष्टिता, जरा दूरदृष्टिता क्या होता है, इसमें यह आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समझ से क्षमता घट जाती है, ठीक है। जैसे आयु बढ़ती है तो आंखों की जो क्षमता होती है धीरे धीरे कम होती रहती है, ठीक है। अधिकांश व्यक्ति का था निकट बिंदु दूर हट जाता है और संशोधन चश्मे के बिना उन्हें पास की वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है, यानी कि जो निकट बिंदु होता है वो हट जाता है और साफ नहीं देख पाते उम्र के साथ साथ, जैसे बढ़ते हैं आपने देखा होगा ना, बुढ़ापे में जब भी किसी का आयु बढ़ती है बूढ़ा होता जाता है तो उसको देखने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो जरा दूरदृष्टि के कारण ही होता है। तो कभी कभी किसी व्यक्ति को नेत्र में दोनों प्रकार की समस्याएं होती है, यानी निकट दृष्टि दोष भी होता है, निकट दृष्टि दोष भी होता है, दूर दृष्टि दोष भी होता है। इसमें होता क्या है कि एक व्यक्ति ऐसा होता है जैसे न दूर की चीज़ दिखती है ना पास की, बुढ़ापे के कारण हो जाता है, ठीक है। इसके संशोधन करने का तरीका से कैसे ठीक करें, तो इस पे देखते हो संस्पर्श लेंस द्वारा या शूल्य हस्तक्षेप द्वारा दृष्टि के दोष का संशोधन किया जाता है, नई नई टेक्नोलॉजी आई उसके द्वारा, क्लियर। बस ये दो दोष थे, आपको समझ आ गया। और इसमें जो चित्र है यहाँ पे देख सकते हैं, यार दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है, इस तरीके से आपका चित्र है, देख लो इस तरीके से, समझाया, देख सकते हो। दीर्घ में क्या होता है, पास की चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है, दूर की चीज़ नहीं देख सकते, ये आपका लेंस प्रयोग किया गया, इस तरीके का कुछ लेंस था वो प्रयोग किया गया आपका, ठीक है। तो ये था, समझ आ गया। देख सकते हो निकट बिंदु, यहाँ पे निकट बिंदु देख सकते हो, दीर्घ बिंदु देख सकते हो, इस तरीके से है, ठीक है। वो जो आपको निकट वाला भी दिखाते हैं, इसमें इस तरीके से लेंस प्रयोग करते हैं, ठीक है, इस तरीके का लेंस का प्रयोग करते हैं। जो लेंस है निकट दृष्टि दोष में ये आपका है अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस किस तरीके से होता है, अवतल लेंस आपका इस तरीके से बना होता है, उत्तल लेंस होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है, ये होता है। अब उसके बाद हम करते हैं कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विश्लेषण, इस श्वेत प्रकाश का विश्लेषण करते हैं कांच के प्रिज्म वाला, ठीक है। तो इसमें कांच के प्रिज्म में से हम एक श्वेत प्रकाश का विश्लेषण करते हैं, घटना करते हैं, उसमें से श्वेत प्रकाश को उजारा जाता है, ठीक है। तो उसमें से बहुत से रंग विभाजित हो जाते हैं, बहुत सारे रंग निकलते हैं। तो पहले कांच के प्रिज्म की संरचना समझते हैं। तो कांच का जो प्रिज्म होता है वो एक त्रिभुजाकार का होता है, त्रिभुजाकार का बना होता है, यानी इस तरीके से आपका इस तरीके से प्रिज्म होता है, देख सकते हैं इसमें पिक्चर भी इस तरीके से हम देख सकते हैं, ये आपका प्रिज्म है कांच का, ठीक है। तीनों तरफ कांच लगे होते हैं, बस 3 साइड होती है इसकी, ठीक है। तो ये होता है। और इसमें श्वेत रंग का जो प्रकाश होता है जब गुजारा जाता है तो विभिन्न तरंग दैर्ध्य में विभाजित हो जाता है, यानी बहुत सारे रंग में विभिन्न रंग में बदल जाता है, ठीक है। तो जैसे श्वेत रंग का विक्षेपण, जो श्वेत प्रकाश का विक्षेपण समझते हैं हम ध्यान से, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो वह विभिन्न तरंग दैर्ध्यों में विभाजित हो जाता है, यानी बहुत से रंगों में विभाजित हो जाता है। कुछ इस तरीके जब हम इस तरीके से बहुत सारे रंगों में विभाजित होगा, देख तो श्वेत रंग को पहुंच जाएगा, ठीक है। जब इसमें डाला तो इसमें जो रंग उत्पन्न हुए उसे हम विबग्योर भी कह सकते हैं। विबग्योर की फुल फॉर्म दे सकते हो, इसमें लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, इन सब की शॉर्ट फॉर्म में हम विबग्योर कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वॉयलेट, ठीक है, ब्राउन, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरीके से ही होता है, इसलिए विबग्योर कहते हैं, आप समझ सको सभी रंगों को, इसलिए, ठीक है। तो ये होता है। अब इसमें विक्षेपण के कारण, ठीक है, विक्षेपण के कारण क्या है, जब प्रकाश की तरंग दैर्ध्य विभिन्न रंगों से जिम्मेदार होती है, ठीक है। तब कांच के प्रिज्म की जो संरचना होती है उसको समझते हैं। कांच के प्रिज्म की संरचना विक्षेपण के लिए जिम्मेदार होती है, जो प्रकाश का माध्यम होता है विक्षेपण के लिए ही जिम्मेदार होता है, ठीक है।
निष्कर्ष, जब कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विषय पर एक महत्वपूर्ण घटना है जिसमें श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित किया गया। यह घटना प्रकाश के विभिन्न तरंगदैर्ध्यों के कारण होता है। जो प्रकाश में जो विभिन्न तरंगदैर्ध्य होते हैं उसके कारण होती है, ठीक है, और इसे विभिन्न रंगों के लिए जिम्मेदार होता है, यही विभिन्न रंगों के लिए जिम्मेदार होता है। बस यह था आपका प्रकाश की प्रिज्म में प्रिज्म होता है, इसमें श्वेत रंग को गुजारा जाता है, इससे आपके बहुत सारे कलर निकलते हैं। ये आपका डायग्राम बनाना आएगा तो समझ लेना, ठीक है। डायग्राम बनाना हम आपको बना के भी दिखाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसके बाद आते हैं रिपीटेड क्वेश्चन जो आपके हर बार सीबीएसई में पूछे जाते हैं। तो पहला, तारे का टिमटिमाना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो आपकी सहायक सामग्री स्पोर्ट मैटर उनसे लिए गए हैं ताकि आपको सही तरीके से समझा सके। तारा का टिमटिमाना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्योंकि जो तारे होते हैं वह दूर स्थित होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और हमें प्रकाश के बिंदु स्रोत के समान प्रतीत होते हैं, यानी प्रकाश की बिंदु की तरह, ठीक है, प्रकाश आ रहा है। चूंकि तारों से आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वह थोड़ी थोड़ी परिवर्तित होता रहता है प्रकाश, और जो तारे होते हैं वह भाषी स्थिति विचलित होती है, जो उसकी स्थिति होती है वह भाषी विचलित होती है, ठीक है। और आंखों में प्रवेश करने वाले जो तारों के प्रकाश की मात्रा होती है वह झिलमिल से दिखाई देती है, जिस कारण कोई भी तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाने का प्रभाव है। ये डेफिनेशन आप याद कर लेना, लिखाना, नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, या ये भी समझो, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। टिंडल प्रभाव, जब कोई प्रकाश किरणों का पुंज वायुमंडल के महीन कणों जैसे धुआं, जल, सूक्ष्म बूंदे, धूल के निलंबित कण वायु के अणुओं से टकराते हैं। इसमें बोला गया है जब भी कोई प्रकाश होता है जो कि आपके वायुमंडल के कण होते हैं, जैसे कि धूल हो गया, जल हो गया, ठीक है, और जो आपकी बूंदे होगी उसे टकराता है तो किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है, ठीक है। कोलड़ी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है, तो इसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जब भी आपका प्रकाश होगा वो किसी धूल से, जल से या फिर बूंद से उससे टकराएगा तो उससे टिंडल प्रभाव उत्पन्न होगा, जिससे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, इसे समझ सकते हो, ठीक है। उदाहरण के लिए, जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो हम इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। मान लो कि ये है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा धुआं है, भर दिया हमने, अगरबत्ती से धुआं भर दिया, और इससे हमने कोई लाइट मारी, लेजर लाइट, ठीक है, उसमें जो भी आपकी लाइट जाएगी वो सीधी जाएगी, तो जो लाइट जा रही है सीधी सीधी पट्टी सी, उसे ही हम टिंडल प्रभाव कहेंगे। समझ आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन, जो खतरे का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि खतरे का जो रंग होता है वो लाल क्यों होता है, क्योंकि जो लाल रंग होता है, ठीक है, वो प्रकाश होता है, प्रकाश का लाल रंग होता है, क्योंकि लाल रंग जो आपके कोहरा होता है, धुआं होता है, इसमें सबसे कम प्रकीर्णन होता है, यानी वो लाल रंग ऐसा है जो प्रकीर्णन रंग अलग से दिख जाता है दूर, क्योंकि वह धुएं कोहरे में छुपता नहीं है, ठीक है, इसलिए दूर से देखने पर भी दिखाई देता है, इसलिए जो खतरे का रंग होता है वो लाल होता है ताकि आगे आने व्यक्ति को समझ आ जाए, ठीक है, खतरा है। उसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, क्योंकि स्वच्छ आकाश तो उसका रंग नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडल में वायु के अणु होते हैं, वो अन्य सूक्ष्म कण होते हैं, वह दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के प्रकाश की अपेक्षा छोटा होता है, यानी कि जो मान ले कि वायुमंडल के जो अणु होते हैं वह अन्य सूक्ष्म कणों का आकार दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के प्रकाश की अपेक्षा छोटा होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। इसमें जो तरंगदैर्ध्य होती है प्रकाश की वो प्रकीर्णन करने में अधिक प्रभावित होती है। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा 1-8 गुनी होती है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अत्यधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है, यानी लाल रंग को बहुत अधिक अपने अंदर ले लेता है, इस तरीके से हमें दिखता है, ठीक है, तो अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं, यानी लाल रंग को दिखाया जाता है। इसमें बोला गया वायुमंडल के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन कर लेते हैं, ठीक है, इसलिए हमें नीला प्रकाश हमें नेत्रों में प्रवेश होता है, हमें दिखाई देता है कि नीला प्रकाश है, इसी कारण। उसके बाद है ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है, यानी जो ऊंचाई मुड़ रहा है आकाश काला क्यों प्रतीत होता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता, इसलिए, ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। बादल सफ़ेद क्यों प्रतीत होता है, नहीं बादल होता है वो सफ़ेद क्यों दिखता है कि हमें सफ़ेद है, क्योंकि जो बादल होता है वो सूक्ष्म पानी की बूंदों से बना होता है, जो बादल होता है वो पानी की बूंदों से बना होता है, और यह सूक्ष्म बूंदों का आकार दृष्टि किरणों की तरंगदैर्ध्य की सीमा से अधिक होता है, यानी जो बूंदों का आकार होता है वो जो किरणें होती है उससे अधिक होता है, ठीक है। जब श्वेत प्रकाश इन कणों से टकराता है, बूंदे कणों से, तो सभी दिशाओं में परावर्तित या प्रकीर्णन हो जाता है, सभी दिशाओं में पहुंच जाता है,
क्योंकि श्वेत प्रकाश के सभी रंग परावर्तित या प्रकीर्ण अधिक समान से होते हैं, तो इसलिए हमें श्वेत प्रकाश ही दिखाई देता है, इसलिए सफेद प्रकाश दिखाई देता है, बाकी रंगों को इधर उधर कर देते हैं। समझ आ गया, अंतर नहीं जाने देता। जिसके आपके प्रिज्म का मान लो इसमें श्वेत प्रकाश गुजारा तो वो सभी रंगों को अंदर लेके बहुत सारे रंग दिखा दिए, लेकिन ऐसा पर नहीं होता, वो बूंद होते हैं वो साइड में कर देती है, ठीक है, वापस इधर उधर भेज देती है, इसलिए हमें दिखाई देता है बादल सफेद। उसके बाद है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ये आखिरी क्वेश्चन। तो ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते क्योंकि ग्रह काफ़ी नजदीक, तो पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक हो, तारों की अपेक्षा पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होते हैं, उनके प्रकाश का बड़ा स्रोत माना जाता है। यदि ग्रह की प्रकाश के बिंदु स्रोतों का ग्रह माने तो प्रत्येक स्रोत द्वारा हमारी आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परावर्तित का स्रोत मानव शून्य होता है, जिस कारण ग्रह नहीं टिमटिमाते, यानी जो तारों की अपेक्षा जो ग्रह होते हैं वो नज़दीक होते हैं, ठीक है, इसलिए वो इसलिए ज़्यादा टिमटिमाते। ठीक है, इस तरीके से ये डेफिनेशन को याद कर लेना। ये हो गया चैप्टर खत्म, बस इस चैप्टर से इतना ही था। ये आपके जो डायग्राम इनकर दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जो मानव नेत्र है, ये बना लेना इसके डायग्राम, बाकी हम भी आपको बना के दिखा देंगे कैसे बनाते हैं। बस चैप्टर खत्म ये है। अब इसका जो PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम व्हाट्सअप लिंक, वहाँ से आप इसे कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना ताकि फ्रेंड्स भी देख लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।